हेलो एवरीबॉडी। आज हम यूनिट 1 के सेकेंड लेक्चर पर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ओरिजिन ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टीज, गुण क्या क्या होते हैं। मोस्ट VVIA अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या मीनिंग होता है इसका? तो मीनिंग ये है कि एनी चार्ज इज द इंटीग्रल multiple of fundamental. Any charge is the integral multiple of fundamental charge. Any charge is the integral multiple of fundamental charge. Fundamental charge क्या होता है? That is, इसका फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, where N इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एज ए काउंटिंग डिजिट। E है फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19C। ओके, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये हो गया कि कोई भी चार्ज, जो चार्ज पॉसिबल है, वो इस फॉर्मूला को ओबे किए बिना नहीं हो सकता। मतलब किसी भी चार्ज को होने के लिए, किसी भी चार्ज का ऑथेंटिक वैल्यू के लिए, उस चार्ज को इस फॉर्मूला को ओबे करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला, जो चार्ज इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, दैट चार्ज इज ओनली पॉसिबल, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। मतलब ये है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 2 3 डॉट डॉट एज ए काउंटिंग डिजिट। एंड E, यहाँ जो E यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19C। दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नाउ एक नोट, द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी एज डेसिमल और फ्रैक्शन। n का वैल्यू कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड के पीछे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इससे पीछे हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ चार्ज में, फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में, कि कोई भी चार्ज जो फॉर्म होता है उसमें दो ही चीज़ें होती है। या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, मतलब ओरिजिन ऑफ चार्ज में सारे, मतलब मेथड्स अलग अलग भले ही हैं, लेकिन सारे मेथड्स में एक चीज़ कॉमन है कि या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, दे आर ऑलवेज एज ए काउंटिंग डिजिट, 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये 0.5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इमिट किया, या बी ने 0.5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इम्पॉसिबल है। या कभी भी ये नहीं हो सकता कि एटम ए 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एटम बी 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब भी होगा एज ए डिजिट, एज ए होल नंबर अदर देन 0, 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, इसलिए n का वैल्यू हमेशा होता है 1 2 3। यहाँ दो साइन हमने यूज किया है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस साइन यूज करने का के पीछे का रीजन ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो Q इक्वल टू प्लस NE, अगर चार्ज नेगेटिव है तो Q इक्वल टू माइनस NE फॉर्मूला को हम यूज करेंगे।
ओके, तो इस तरह से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके पीछे एक चीज़ और भी क्लियर होता है कि चार्ज के होने के लिए उस चार्ज को इस फॉर्मूला को ओबे करना होगा। जो भी चार्ज इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करेगा वो चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी, n का वैल्यू कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। नाउ काउज ऑफ क्वांटाइजेशन, काउज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ electrons can be transferred, only integral number of electrons can be transferred, वही काउज है। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा एज ए होल नंबर होगा, 1 2 3 4 इस तरह से, कभी भी ये डेसिमल में नहीं हो सकता। दिस इज द काउज ऑफ क्वांटाइजेशन। यही है चार्ज इज क्वांटाइज्ड फर्स्ट थ्योरी। बट इस पर न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं, अभी हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल्स को। चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इसी में सिंस q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, सो n इक्वल टू क्यू बाई ई। n का वैल्यू किसके बराबर? q बाई ई के बराबर। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 सी चार्ज पॉसिबल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 सी चार्ज पॉसिबल। तो आपको ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? एक ही तरीका है कि यहाँ जो दिया हुआ वैल्यू है ये है Q, कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 सी। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी चार्ज के पॉसिबिलिटी का एक ही चांस है कि अगर वो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स अगर वो चार्ज इस फॉर्मूला को ओबे करता है तभी वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज वो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ Q दिया हुआ है। ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस एक चीज़ निकालना होगा आपको, n का वैल्यू, n इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू कितना है? तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, कट गया 5 बाई 1.6, डिवाइड कीजिए 3.25, n का वैल्यू कितना आ गया? 3.125। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि n कैन नेवर बी एज ए डेसिमल और फ्रैक्शन। n का वैल्यू डेसिमल में आ गया, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरह बनाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 सी चार्ज पॉसिबल। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? सेम प्रोसेस, Q कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 सी, यहाँ n निकालिए, Q बाई ई 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। चलिए 5 बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 प्लस 19। ओके, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाय 1.6, n इक्वल टू, डिवाइड कर दो 3.125 इंटू 10 टू दी पावर 3। पावर को मर्ज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3125। n का वैल्यू कितना आ गया? 3125। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, सो इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन होगा, इम्पॉसिबल कौन होगा, इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि n का वैल्यू निकालिए। n अगर डेसिमल में आता है देन इट इज इम्पॉसिबल, n का वैल्यू अगर नॉन डेसिमल आता है तो इट इज पॉसिबल। ओके,
दूसरा सवाल, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज in 250 ग्राम ऑफ वाटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम पीछे से लेते हैं कि कोई भी मैटर जो बना होता है उसका बेसिक पार्टिकल होता है एटम। किसी भी एटम के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है मैटर। तो किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है? एटम। अब एटम के 3 पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज को हम कोरिलेट करते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि चार्ज के फॉर्मेशन के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो मतलब ये हो गया कि कोई भी मैटर हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। बिना इलेक्ट्रॉन का, यानी एटम होगा और एटम में है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। ठीक है, उसी तरह यहाँ 250 ग्राम वाटर है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले आपको निकालना है, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n का वैल्यू, दूसरा चार्ज q का वैल्यू। n निकल जाएगा, q इक्वल टू n से हम q निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, फोकस करेंगे n निकालने पर। वेरी सिंपली क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ H2O कितना? 1 × 2 + 8 10। H2O के एक एटम का एटॉमिक नंबर हो गया 10। एटॉमिक मास ऑफ H2O 1 × 2 + 16 इक्वल टू 18। ओके, अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में आपने कि ग्राम मोल किसको कहते हैं। तो यहाँ सिंपल है, क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी, इसको देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। एटॉमिक मास आया H2O का कितना? 18। नाउ इसका मतलब हो गया 18 ग्राम of H2O contain 6.023 into 10 to the power 23 atoms। यानी 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.023 into 10 to the power 23। 1 ग्राम में आपके पास कितना है? वाटर 250 ग्राम। देखिए इसको थोड़ा सा फिर से रिव्यू करते हैं। क्या करना है, यहाँ वाटर एक कंपाउंड है H2O, कोई एलिमेंट भी रह सकता है, जो भी हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकाल लेंगे। एटॉमिक नंबर H2O, एटॉमिक मास ऑफ H2O निकल गया। नाउ एटॉमिक मास जितना आया उसमें ग्राम लगा दीजिए। जैसे यहाँ 18 आया, 18 ग्राम। 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम्स कितने? 6.023 into 10 to the power 23। दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर, यहाँ एवोगाड्रो नंबर को हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर होता है। मतलब ये है कि एटॉमिक मास चाहे जो हो जाए, 18 नहीं 1800 हो जाए, फिर भी ये नंबर नहीं बदलेगा। ये छोटे से छोटे एलिमेंट, हाइड्रोजन के लिए भी यही नंबर है जो बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, बड़े से बड़े एटम के लिए होता है। मतलब ये है कि एटम चाहे जैसा भी हो, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास चाहे जो भी हो, लेकिन एवोगाड्रो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। सो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। यहाँ हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 18 ग्राम H2O में कितना एटम है, तो 1 ग्राम में कितना, कितना बाय 18, इसलिए 250 ग्राम में कितना,
18 इंटू 250, ये क्या निकल गए? नंबर ऑफ एटम्स। कितना में? इन 250 ग्राम H2O। 250 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम्स इतने निकल गए। ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन में इस पर तो टोटल इतने एटम में इलेक्ट्रॉन कितने? इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 18, 50 इंटू 10। ओके, इस पूरे नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे? 10 से। यहां भी यूनिटरी मेथड है। ओके, एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आएगा ये हो गया आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। नाउ टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। N का वैल्यू ये पूरा हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 18 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19C। इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये पहला आंसर और ये आएगा जो वो दूसरा आंसर। कैलकुलेशन आपको खुद करना है क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होता है, उसमें इतना करना होगा, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। फिर से रिव्यू करते हैं। क्या करना है कि अगर कोई भी एटम मतलब एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, मेथड सब में वही है। दोनों का क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाल लेंगे ना। एटॉमिक मास जो आएगा उसमें ग्राम लगाइए, ठीक। जैसे यहाँ 18 आया तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेंस। ये डिजिट जो है ये कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। यहाँ वैल्यू चाहे जो हो जाए, 18 हो, 180 हो, 100 मतलब 1800 हो, कुछ भी हो, बट दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना? इतना बाय 18, यूनिटरी मेथड, इसलिए आपके पास 250 ग्राम है इंटू 250। तो ये क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बट हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स इक्वल टू n। नाउ टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE। इस पूरे n के वैल्यू को E से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल जाएगा क्या? टोटल चार्ज। ओके, ट्रिक है इसका, पहले n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n 6.023 23 बाय एटॉमिक मास इनटू क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो मैटर दिया गया है उसका क्वांटिटी, जैसे यहाँ 250 ग्राम था, एंड एट लास्ट एटॉमिक नंबर। ओके, ये n निकालने का फॉर्मूला हो गया, वेरी शॉर्टकट फॉर्मूला। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, बाय एटॉमिक मास कुछ भी हो सकता है, इनटू क्वांटिटी ऑफ मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 250 ग्राम था, कहीं 100 ग्राम होगा, कहीं 1000 ग्राम होगा, वो मैटर रख देंगे, इनटू एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, बस एक कांस्टेंट है ये। इसी में चार्ज, टोटल चार्ज Q कितना? NE। इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे? E से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q निकल जाएगा। ओके, वेरी सिंपल है। तो ये था आपका ट्रिक, क्लिक कीजिए। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहता है ये चार्ज, ये प्रॉपर्टी? दूसरा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर चार्ज है यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग चार्जेज हैं। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना? इन सारे चार्जेज के अलजेब्रिक सम के बराबर।
ये थ्योरी, ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, यही बताता है कि द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज एट डिफरेंट पोजीशंस। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर हमको नेट चार्ज निकालना है तो हमको क्या करना है कि देखना ये है कि उस बॉडी पर कितने चार्ज हैं। जैसे यहाँ 4 चार्ज है, इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना, सबको जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। जोड़ने में, एडिशन में एक चीज़ को मतलब ये माइंड करना है आपको कि जिस चार्ज का जो साइन है वो साइन रहेगा। जैसे ये तीनों प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस नहीं हो सकता, माइनस ही रहेगा। जो जैसे जो जिस साइन का है उसके साथ वही साइन हम यूज करेंगे। तो इसका थ्योरी होता है द टोटल चार्ज on a body equals to the algebraic sum of all charges at different positions. Okay? मतलब the total charge on a body equals to the algebraic sum of all charges at different positions. That is Q net equal to Q1 plus Q2 plus minus Q3 Q4 according to this figure. ठीक है, यहाँ नोट आप देख लीजिए, नोट proper signs of charge is used for addition. Proper sign of charge is used for addition. Addition के लिए चार्जेस के प्रॉपर साइन को यूज किया जाता है. Now this property of charge proves that charge is a स्केलर क्वांटिटी. इस प्रॉपर्टी से ये प्रूव होता है कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. देखिए एडिशन दो तरह के होते हैं, एक अलजेब्रिक सम और दूसरा होता है वेक्टर सम. जिस तरह से 11 में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर के लिए अलजेब्रिक सम, वेक्टर के लिए वेक्टर सम. मतलब हम इस सम को देखकर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. अगर जोड़ने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड को यूज कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी चला जाएगा स्केलर में. अगर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए हम वेक्टर मेथड का यूज करते हैं तो वो चला जाएगा किस में, वेक्टर सम में. तो यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि टोटल चार्ज किसके बराबर, अलजेब्रिक सम के बराबर. सो अलजेब्रिक सम से ये प्रूफ होता है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज प्रूव्स दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर यहाँ वेक्टर सम होता तो चार्ज क्या हो जाता, वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब एग्जांपल देखिए. इफ Q1 बराबर प्लस ई, Q2 बराबर प्लस 3E, Q3 बराबर माइनस 4E, Q4 इक्वल टू प्लस 5E, देन find total charge. यहाँ 4 चार्ज दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4. तो Q नेट क्या हो जाएगा, Q1 E प्लस Q2 3E प्लस Q3 माइनस 4E प्लस Q4 5E. 5 3 8 1 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 5. Q नेट कितना, प्लस 5E. 3 प्लस 1 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, बच गया क्या, 5E. ई का वैल्यू रख सकते हैं आप. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19C आ गया वैल्यू. ओके, वेरी सिंपल. थर्ड प्रॉपर्टी,
चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, जैसे एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइक दैट चार्ज इज ऑल्सो ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। इसका थ्योरी क्या है? जो थ्योरी आपने पहले पढ़ा है एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए, लाइक दैट थ्योरी इसका भी यहाँ है कि चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. चार्ज ना तो बन सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। और एक दूसरा थ्योरी भी है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस थ्योरी को थोड़ा सा और आप डीपली जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ कि टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज after reaction। टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज किसके बराबर? रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज के बराबर होता है। कैसे? तो यहाँ एग्जांपल देखिए, U92 234, इससे एक अल्फा निकला, तो ये बदल जाएगा किसमें? थोरियम 90 230 प्लस He24। ये एक इक्वेशन है केमिस्ट्री का, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड इक्वेशन है ये, कि यूरेनियम का एक एटम एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है थोरियम प्लस हीलियम। नाउ बिफोर रिएक्शन एटॉमिक नंबर 92, mass number 234, after reaction atomic number 90 or plus 2, 92, mass number 230 plus 4, 234 इक्वल है। बिफोर रिएक्शन जो डाटा है वही रिएक्शन के आफ्टर भी है, बाद भी है। तो यहाँ भी कोई खास नहीं, जो थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हैं वही थ्योरी यहाँ भी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। दूसरा है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसी को हमने थोड़ा सा और एडवांस किया, तो द टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन। क्या है कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इवन, कि इस तरह के इक्वेशंस देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ तो ये दोनों थ्योरी काम नहीं करेगा, ये थ्योरी काम करेगा। वहाँ आपको ये देखना होगा कि बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज जितना है उतना आफ्टर रिएक्शन आना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये हटा दे, यहाँ ब्लैंक दे दिया, तो आपको यहाँ ये सोचना होगा कि LHS में एटॉमिक नंबर कितना? 92। तो RHS में भी एटॉमिक नंबर कितना? 92 होना चाहिए। यहाँ 90 ऑलरेडी है, तो बचता क्या है? ओनली 2 बचता है। एटॉमिक नंबर मिल गया 2, फट से हम समझ जाएंगे कि एलिमेंट क्या होगा? हीलियम होगा। चलिए एक और चीज़ से हम इसको मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेते हैं। मास नंबर 234, तो यहाँ मास नंबर कितना है? 230। रेस्ट कितना बच गया? 4। तो मास नंबर 4, तो यहाँ वो एलिमेंट आएगा
जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर इज 4, क्या आएगा? हीलियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो वहाँ आपका ये दोनों थ्योरी काम नहीं करेगा, वहाँ ये थ्योरी काम करेगा। ठीक है, करना क्या है आपको? वेरी सिंपल है कि आपको केवल ये देखना है कि LHS में जितना एटॉमिक नंबर मास नंबर है उतना ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर RHS में है या नहीं, उतना होना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। आज बस इतना ही तक रखेंगे। आपको ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में या कुछ कम लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरे वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। आप लोग शुरू में 1-2 मिनट देख कर छोड़ देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसको देखने के लिए पूरा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। हम पूरे टॉपिक को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे आज ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 3 प्रॉपर्टी हो गए। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तीनों प्रॉपर्टी नहीं समझ पाएंगे। शुरू में एक देख लिए, बाकी 2 छूट गया, तो ये तो तरीका नहीं है पढ़ने का। ये तरीका नहीं है। पूरे वीडियो को देखिए, और कोई भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।